हेलो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 जो कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो इसीलिए मैं आप सभी के बीच पीवाईक्यू सीरीज जो कि आज दोस्तों लेक्चर नंबर 1 है और आज से करीब 5 में आपके लिए जो कि सुपर मॉक टेस्ट करवाने वाला है दोस्तों। जैसे लेक्चर नंबर आज है दोस्तों, जीके में कुछ और नहीं करना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, और किस पैटर्न के अनुसार और किस मतलब आपके जितने भी टीसीएस के माध्यम से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस वैसे ही प्रश्न आए दोस्तों। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते दोस्तों, मैं आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लाते हैं। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन है कि चालकों में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं क्योंकि वहाँ क्या होता है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चालकों में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं क्योंकि वहाँ क्या होता है। तो वहाँ ऑप्शन नंबर ए मुक्त और चल इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? तो मुक्त और चल इलेक्ट्रॉन, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मुक्त और चल इलेक्ट्रॉन। दोस्तों अगर मैं जानकारी थोड़ा इस पर देखता हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों की महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में, जैसे कि एक विद्युत रोधक आता है कि वे पदार्थ जो अपने में धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उनके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता दोस्तों, उसी को विद्युत रोधक कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो कपास, लकड़ी और कांच, ये जितने भी है ये विद्युत रोधक का कुछ उदाहरण है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अर्धचालक का कुछ उदाहरण बताइए, तो कुछ पदार्थ जिनमें चालक और विद्युत रोधक के बीच विद्युत प्रतिरोधकता होती है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूँ तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसे अर्धचालक कहा जाता है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में साइंस से इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि मॉडर्न इंडिया के यानी कि हार्बिंगर के रूप में किसे जाना जाता है, कि मॉडर्न इंडिया के हार्बिंगर के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा राजा राम मोहन राय को मॉडर्न इंडिया के हार्बिंगर कहा जाता है। दोस्तों जितने भी नाम आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उन सभी का नाम लेकर आया दोस्तों, उनके उपनाम लेकर आया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान कहा जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं जयप्रकाश नारायणन को, उसका उपनाम तो लोकनायक, आपको याद रखना है कि लोकनायक किसको कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि देश बंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आज़ाद शत्रु किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर मैं वही बात करूं दोस्तों कि बिस्मार्क और इंडिया किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वहीं बिहार केसरी की मैं बात करूं तो श्री कृष्ण सिंह को, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। दोस्तों ये जितने भी व्यक्ति और उनके उपनाम है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। आपके एएलपी के लिए दोस्तों जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, उसी प्रकार से आपके टेक्नीशियन में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड लाए हो, है ना दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया था कि कौन सी नदी, 2 नदियां चंद्रा और भागा के संगम से निकलती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा चेनाब। चेनाब जो है ना दोस्तों, सो चंद्रा और भागा के 2 संगम नदियों से निकलता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा चेनाब। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि चेनाब जो नदी है ना, चंद्रा और भागा नदियों का संगम, जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौली स्पीति जिले के तंदी गांव में चेनाब जो कि चंद्रभागा को जन्म देता है, यहाँ भारत और पाकिस्तान में बहता है चेनाब नदी। वहीं दूसरी बात मैं बोलूँ दोस्तों, तो कावेरी नदी अगर पूछे तो कर्नाटका और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है और यह पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। दोस्तों यकीन माना आपके एग्जाम में जो कि उद्गम और जाके जहाँ नदी गिरता है, आपसे रिक्वेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बात करूं कि कावेरी नदी जो कि कहाँ जाके निकलता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है, जो कि पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। और वहीं बात करूं तो कर्नाटका और तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है।
दोस्तों उसी तरह से क्वेश्चन और बनता है कि हारंगी और हेमवती जो नदी है ना, सो कावेरी नदी की सहायक नदी है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कावेरी नदी की सहायक कौन कौन सा है, तो हारंगी और हेमवती। उसी तरह से गोदावरी का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, गंगा हो गया, इन सभी नदियों का सहायक नदी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं मैं बात करूं भरतपुजा, भरत की नदी जिसे नीला के नाम से जाना जाता है, और केरल की सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी है यानी कि भरतपुजा। दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यकीन मानिएगा, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों, आप हमारे लिए कमेंट आप जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, है ना दोस्तों। और दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए में दिया गया है कि प्लवमान निकाय का आभासी भार शून्य होता है, और कथन यार में कहा गया कि एक तरल में यानी कि जो कि निमज्जता आंशिक पूर्ण रूप से निकाय के भार में कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इसमें से आपको यह आंसर मारना था, और इसका क्या आंसर आ जाएगा सो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। और इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ए आ जाएगा, ठीक है, कि ए आ जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या जो कि क्वेश्चन आंसर नंबर 1 में दिया गया है कि जो प्लवमान है ना, निकाय का आभासी भार शून्य होता है, सही बोला है। और दूसरी बात बोला कि एक तरल में निमज्जता आंशिक रूप से पूर्ण रूप से निकाय के भार में कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ए और आर दोनों करेक्ट आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भरतनाट्यम में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो मृदंग दिया गया, मंडोलिन दिया गया, गिटार दिया गया, सितार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मृदंग। मृदंग जो है ना दोस्तों, सो भरतनाट्यम जो है ना उसी के उपकरण में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं बात करूं कि भरतनाट्यम भारत के किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है दोस्तों। हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अभी तक जितने भी हमारे भारत में जितने भी शास्त्रीय नृत्य उन सभी कलाकार, उनसे संबंधित पुरस्कार, उनसे संबंधित कौन कौन से राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, आप यकीन मानिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए थोड़ा कुछ लाया हूँ कि अगर मैं बात करूँ कि भरतनाट्यम भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु। दोस्तों मैं ये भी कहता हूँ कि भरतनाट्यम को पुराना नाम क्या कहा जाता है, तो सदीर कहा जाता है। ये भी आप याद करके रखिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कथकली केरल का लोक नृत्य है, वहीं कथक की मैं बात करूं दोस्तों तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा इसका आंसर। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश जो कि कुचिपुड़ी से संबंध है मेरे दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों ओडिसी कहाँ की संबंध है, तो उड़ीसा से। और वही मैं बात करूं दोस्तों सतरिया जो कि असम है, और सतरिया जो सबसे असम है ना दोस्तों, यही सबसे नया आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतरिया जो लोक नृत्य है ना 2000 ईस्वी में श्रीमंत शंकर देव के द्वारा स्थापित किया गया था, और यही 8वां जो कि शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला अगर मैं बात करूं मणिपुरी, जो मणिपुर के बारे में है, और मोहिनीअट्टम बोले तो केरल। दोस्तों एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि कौन से राज्य में 2 शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल में दोस्तों मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दोनों आपको याद रखना दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा ना दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से जब तक आपका एग्जाम ना खत्म हो जाए दोस्तों, मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लाऊंगा, और जीके में इससे बाहर नहीं करना होगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपके टीसीएस के लेवल के द्वारा 2024 में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है वही मैं लेकर आऊँगा, ठीक है मेरे दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कर्नल क्या है। कर्नल है क्या है कर्नल, तो ऑप्शन दिया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग जो कि कर्नल कहा जाता है, हार्डवेयर के अंदर जो नरम भाग होते हैं उसे कर्नल कहा जाता है, सीपीयू को क्या कर्नल कहा जाता है, और एक इनपुट आउटपुट जो नियंत्रक होता है क्या उसको कर्नल कहा जाता है, तो कर्नल इसे कहा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग को कर्नल कहा जाता है। दोस्तों ये आप याद रखिएगा कि कर्नल किसे कहा जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग को कर्नेल कहा जाता है। दोस्तों देखते हैं कर्नेल के बारे में और क्या जानकारी हमें मिल सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग है। यह सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है और
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को संवाद करने की भी अनुमति देती है। यह प्रक्रिया प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन और उपकरण प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। कर्नल एप्लीकेशन और हार्डवेयर स्तर पर किए गए आंकड़ा प्रसंस्करण के बीच एक पूल के रूप में कार्य करता है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए, आपके टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर शायद आप सीरियस से पढ़ते होंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन का वैल्यू आपको पता होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक लोडर के लिए क्या जिम्मेदार होता है। एक लोडर के लिए क्या जिम्मेदार होता है, तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है कि एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड को लीडिंग करना, स्रोत यानी फाइल की एडिटिंग करना, ऑब्जेक्ट फाइल की लोडिंग करना और हेडर फाइल की लोडिंग करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये कि एक लोडर का जिम्मेदारी क्या होता है, तो एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए डिस्क में मेमोरी तक यानी प्रोग्राम कोड की लीडिंग करना। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इंटरनेट से जुड़े हुए कई उपकरणों तक सूचना यानी प्रेषित यानी कि करने की प्रक्रिया निम्न रूप से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मल्टीकास्टिंग। जो मल्टीकास्टिंग होता है ना दोस्तों, इंटरनेट से जुड़े हुए कई उपकरणों तक सूचना जो प्रेषित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मल्टीकास्टिंग। दोस्तों आपके टेक्नीशियन जो एग्जाम है ना दोस्तों, वही सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और उसी लेवल के साथ क्वेश्चन दोस्तों, और आपके एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था, तो डेविड धवन को सम्मानित किया गया था। दोस्तों यकीन मानना आपके एग्जाम में अभी जितने भी एएलपी का एग्जाम हुआ, आरपीएफ का एग्जाम हुआ, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ और एमटीएस का, दोस्तों 2024 के जितने भी चाहे नियुक्ति से संबंधित, चाहे अवार्ड से संबंधित, चाहे स्पोर्ट्स से संबंधित, मेरे दोस्त मेरे भाई आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ जुड़े गैल्वेनोमीटर का उपयोग के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वाल्ट मीटर। वाल्ट मीटर जो है ना दोस्तों, सो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ जुड़े गैल्वेनोमीटर का उपयोग के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वाल्ट मीटर आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एक धारिता ट्रांसड्यूसर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो नमी, मोटाई, विस्थापन और क्या सही आंसर है सभी? नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विस्थापन। कि एक धारिता जो ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो विस्थापन के लिए किया जाता है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, हर एक एग्जाम आपके एग्जाम के लिए पूछा गया दोस्तों, तो आपको याद रखना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे क्लास। तो कंप्यूटर के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अक्सर कौन सा घटक जोड़ा जाता है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया अतिरिक्त RA रैम और बाहरी यानी कि हार्ड ड्राइव, और जो कि 2 ऑप्शन दिया है यानी कि मानक कीबोर्ड और ऑप्टिकल माउस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये ऑप्टिकल अतिरिक्त रैम। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी। उसी प्रकार से रोम का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है ना, तो आपको याद रखना दोस्तों। और इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा कि कंप्यूटर के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अक्सर कौन सा घटक जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये अतिरिक्त रैम जोड़ा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में CMD का क्या अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कमांड लाइन। जो कमांड लाइन है दोस्तों, सो CMD का अर्थ होता है। और आपके एग्जाम में जितने भी टेक्नीशियन मेरे दोस्त देने वाले हैं, कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ध्यान रखना है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि डिस्प्ले हो रही स्लाइड्स के चेंज के बीच यानी कि मोशन इफेक्ट अप्लाई करने में उपयुक्त फीचर को आप चुनिए। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? स्लाइड डिस्प्ले फीचर, स्लाइड डिजाइन फीचर, स्लाइड शटर फीचर और स्लाइड ट्रांजिशन फीचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपके डिस्प्ले में जो स्लाइड के चेंज के बीच मोशन इफेक्ट अप्लाई होता है ना दोस्तों, वो किस फीचर की होता है? तो स्लाइड ट्रांजिशन फीचर के माध्यम से होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग
एंड यानी कि अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजू बारू आ जाएगा दोस्तों। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक के लेखक संजय बारू। दोस्तों बुक एंड ऑथर से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे भैया आप बुक एंड ऑथर से पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण के संदर्भ में सत्य है? जो कि ऑप्शन दिया गया कि घर्षण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, विरामावस्था में किसी कार पर कोई घर्षण बल का कार्य नहीं करता है, लौटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, वायु घर्षण गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि लौटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है ना। इस क्वेश्चन का बेसिकली 3 आंसर आ जाएगा और इस तरह के आपके 4 फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देता है और आपके कौन सत्य है कौन असत्य है आपके टेक्नीशियन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अपवाह वेग VT और विद्युत धारा I के लिए कौन सा संबंध सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा I बराबर NEA/BD, जो आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र की वर्षगांठ के लिए चिन्हित किया गया है। इसी दिन को पहली बार 1948 में मनाया गया था। और मैं बात करूं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में किया गया था, तो आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया द्वारा उच्च लागत के कारण पीछे हटने के बाद कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करने की तैयार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्कॉटलैंड दोस्तों, जो 2026 जो राष्ट्रमंडल खेल की आयोजन होगा दोस्तों, स्कॉटलैंड मेजबान करेगा। दोस्तों यकीन मानना 2010 में एक बार आपके नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था, यह आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 1930 में पहली बार जो कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था, है ना मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट के पहले के नाम से कौन जाना जाता है? तो पैग मिलियन जो कि पॉइंट कहा जाता है इंदिरा पॉइंट को। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना कि इंदिरा पॉइंट की बात करूँ तो इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो पैग मिलियन पॉइंट कहा जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? और अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन रहा और थोड़ा लेवल बढ़ाएं या कैसे करें आप ज़रूर बताइएगा, है ना। तो आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके लिए एग्ज़ाम आपके बेस्ट रहेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच सभी दोस्तों मेरे।